Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about लेवोसेट्रिजिन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो लेवोसेट्रिजिन आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है नाउ लेवोसेट्रिजिन आपने कहीं ना कहीं बहुत जगह पे पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ डिफरेंट तरीके से आप पढ़ोगे। ठीक है मतलब स्पेशल तरीके से पढ़ोगे जो आपको जनरली अक्सर कहा नहीं जाता है। और लेवोसेट्रिजिन के बारे में मैं आज जो भी पढ़ाऊँगा यहाँ पर एआई का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं अपने जितने भी जो लोग मुझे देखते हैं ना, वो सच्चाई मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एआई से ही पढ़ाता हूँ, बुक से ही पढ़ाता हूँ। एंड जो टीचर मुझे जितना भी जो भी नॉलेज दिया है उनका भी कॉम्बिनेशन होता है। तो आप कह सकते हो मुझे जो टीचर, मैं जिन टीचर को फॉलो करता हूँ, यहाँ पर टीचर का नॉलेज, बाद में मेरा खुद का नॉलेज मतलब जो मैं खुद बुक पढ़ करके करता हूँ। तो सेल्फ मतलब यहाँ पर बुक हो जाएगा। ठीक है सेल्फ मतलब बुक मतलब मैं खुद पढ़ता हूँ। और बाद में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता हूँ, जो कि जनरली डीप सीक का। ठीक है मैं यहाँ पर साफ तौर पर बता दे रहा हूँ। और जैसे ये जो प्लेटफॉर्म से मैं ये जो फिगर, आप यहाँ पर ये जो टोटल फिगर देख रहे हो, ये इंडिया ड्रग इंडेक्स। ठीक है इंडिया ड्रग इंडेक्स ऐसे मारोगे आईडीआई एप्लीकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है इसमें ये सारा चीज़ मेंशन होता है। नाउ आज हम डायरेक्ट पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ठीक है सो लेवोसेट्रिजिन का ये हो गया आपका अडल्ट डोसेज, आप सभी को पता है। नाउ लेवोसेट्रिजिन जो होता है, यहाँ पर देखो दो कंडीशन में इसे दिया जाता है। एक होता है क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकारिया, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ओरल। तो कितना आपको दिया जाता है, अगर क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकारिया हुआ है तो 5 mg होता है। तो 5 mg मतलब एक टैबलेट हो जाएगा या फिर 2 टीस्पून हो जाएगा। तो 1 टीस्पून हम सभी को पता है 5 ml होता है, तो 2 टीस्पून मतलब 10 ml ओरल सोल्यूशन। अगर ओरल सोल्यूशन में आप 2 टीस्पून फुल दोगे तो आपको 5 mg मिलेगा, और एक टैबलेट अगर खाओगे तो 5 mg मिलेगा। ठीक है एंड इसे कब दिया जाता है, ओडी दिया जाता है, मतलब दिन में एक बार एंड इवनिंग में दिया जाता है। लेकिन हमें क्या होता है, हम जहाँ पर पढ़ाई करते हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, वो आपको उतना मतलब मटेरियल आपको जुगा नहीं पाते। मतलब आप खुद के बेसिस पे पढ़ाई करते हो। अब आज के वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि ऐसा भी पढ़ा जाता है या ऐसे भी पढ़ाया जाता है। ठीक है ना ये तो हो गया। सम पेशेंट में एक्सपीरियंस रिलीफ ऑफ सिम्टम विथ 2.5 mg मतलब हाफ टैबलेट, या 1 टीस्पून फुल मतलब 5 ml ओरल सोल्यूशन ओडी इन द इवनिंग। ठीक है मतलब क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकारिया में 5 mg भी काम करता है, 2.5 mg भी काम करता है। ठीक है एंड एलर्जिक रेनिटिस ओटीसी ओनली, यहाँ पर भी 5 mg ओडी इन द इवनिंग। एंड वही सेम कहानी यहाँ पर है। सम पेशेंट विथ लेस सीवियर सिम्टम में एक्सपीरियंस रिलीफ हुई थी 2.5 mg ओडी, एंड मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हो, 5 mg पर डे आप दे सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ अडल्ट डोसेज की। ठीक है नाउ पहले तो हमने पेरिनियल एलर्जिक रेनिटिस को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आप सीधा जाओ रीड टू लीड चैनल सर्च करो। ठीक है रीड टू लीड चैनल सर्च करो, लेवोसेट्रिजिन ऐसे मतलब उसमें लेवोसेट्रिजिन रीड टू लीड मार दो, आपको आ जाएगा। ठीक है या फिर आप मार सकते हो क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकारिया रीड टू लीड, जो भी मैं आज पकाऊंगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है आशा करता हूँ मैं आज इस टाइटल के ऊपर पकाऊंगा, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो जनरली ये होगा। तो मैं टाइटल जो रखूँगा वो ये रखूँगा। ठीक है तो आप इसी को सर्च करना। नाउ
सो हम समझेंगे क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकरिया क्या है, क्रोनिक क्या होता है, इडियोपैथिक क्या होता है, ऑर्टिकरिया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ, आप अगर देखना चाहते हो, ये डीपसीक का है। ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा वो सही तरीके से पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके सामने मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो क्रोनिक का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोनिक का मतलब ऐसा कंडीशन जो मोर देन 6 वीक होता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन मेडिकल भाषा में क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन। अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन हर एक जगह पर अलग होता है। जैसे अगर डायबिटिक की कंडीशन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्रोनिक का जो मीनिंग आएगा वो लाइफ लॉन्ग आएगा, वो लाइफ लॉन्ग आएगा। लेकिन क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकरिया में क्रोनिक का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, मोर देन 6 वीक। तो यहाँ पर आप दे सकते हो लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और कॉन्स्टेंटली रिकरिंग। इन मेडिकल टर्म्स इट स्पेसिफिकली रेफर्स टू ए डिजीज और कंडीशन परसिस्टिंग मतलब चले आ रहा है, फॉर मोर देन 6 वीक मतलब लगातार 6 सप्ताह, मतलब कितना हो गया 6 × 7 42 डेज। तो लगभग हम कह सकते हैं 1 मंथ 12 डेज ऐसे करके। ठीक है, नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस डिस्टिंग्विशेस द कंडीशन फ्रॉम एक्यूट अर्टिकरिया व्हिच टिपिकली लास्ट लेस देन 6 वीक। ठीक है, तो इसका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दिस डिस्टिंग्विशेस द कंडीशन फ्रॉम एक्यूट अर्टिकरिया। एक्यूट अर्टिकरिया से ये अलग है। कैसे अलग है, एक्यूट अर्टिकरिया जनरली लेस देन 6 वीक होता है एंड क्रोनिक अर्टिकरिया जनरली मोर देन 6 वीक होता है, 6 सप्ताह से ज़्यादा होगा। एंड ऑफन हैज़ एन आइडेंटिफाइबल ट्रिगर, मतलब आपको अगर अर्टिकरिया हुआ है, आगे चल कर के अर्टिकरिया भी बताऊंगा अर्टिकरिया क्या होता है। तो क्रोनिक अर्टिकरिया में या एक्यूट अर्टिकरिया में आइडेंटिफाइबल ट्रिगर होता है। आइडेंटिफाइबल ट्रिगर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसका कारण हमें पता होता है, जैसे कि फूड के कारण हो सकता है, कोई मेडिकेशन के कारण हो सकता है, या फिर कोई एलर्जन बाहर एटमॉस्फेयर में हो रहा है, कोई डस्ट के कारण भी हो सकता है। तो एक्यूट अर्टिकरिया में कारण पता होता है, लेकिन क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकरिया में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। क्रोनिक अर्टिकरिया इज ऑनगोइंग एंड ऑफन मोर चैलेंजिंग टू मैनेज। क्रोनिक अर्टिकरिया को जनरली मैनेज करना इतना सहज नहीं है। एक्यूट अर्टिकरिया को आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन क्रोनिक अर्टिकरिया इज ऑनगोइंग मतलब ये चलेगा लंबे समय तक, एंड ऑफन मोर चैलेंजिंग टू मैनेज। तो क्रोनिक अर्टिकरिया जब मैं बोल रहा हूँ तो हमेशा अपने दिमाग में रखो 6 वीक से ज़्यादा होगा। अब ये कितना होगा ये डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। ठीक है, नाउ इंडिकेट परसिस्टेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक ये चलेगा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मीनिंग क्या होता है, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज को हम क्या कह सकते हैं, इडियोपैथिक। हमें कोई रोग होगा उसका कोई कारण नहीं होगा, तो इस केस में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे बोला जाता है इडियोपैथिक, या फिर कोई अननोन ओरिजिन। ठीक है, मतलब रोग होगा उसका ओरिजिन क्या है हमें पता नहीं चलेगा। एंड ये जो इडियोपैथिक जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। इडियस का मतलब होता है वंस ओन, या फिर उसे प्राइवेट बोलते हो मतलब खुद का। दूसरा होता है पाथोस, पाथोस मतलब होता है सफरिंग, सफरिंग मतलब डिजीज। सफरिंग कौन होता है, जनरली आपका पेशेंट होता है। सफरिंग कौन होता है, आपका पेशेंट होता है। सो अगर ये दोनों वर्ड को हम मिला लेंगे तो क्या मीनिंग निकल करके आएगा, ए डिजीज ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब ऐसा डिजीज जो खुद का है, मतलब अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली, ये ऑटोमेटिकली आएगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ है। चाहे आप कितना भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लो, चाहे आप कितना भी मतलब
चीज़ों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके रूल आउट करो, सिम्टम को मैनेजमेंट करो, साइन को मैनेजमेंट करो, कितना भी लैबोरेटरी टेस्ट लगाओ, कितना भी जो भी चीज़ आपको करना चाहो, लेकिन आप किसी निष्कर्ष पर जब नहीं पहुंच पाते हो तब मेडिकल भाषा में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोला जाता है इडियोपैथिक। समझ में आ रहा है? एक एक टर्म को समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आप समझेंगे नहीं मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इससे आगे मेरा औकात भी नहीं है। नाउ इसका कंटेक्स्ट क्या है? इडियोपैथिक का कंटेक्स्ट क्या है? दिस इज क्रूशियल एंड ऑफन फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस। भाई हमें पता नहीं चल रहा है, जितना भी टेस्ट कर रहे हैं, जितना भी डायग्नोसिस कर रहे हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कौन है क्या है। सो डिस्पाइट थरो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग मेडिकल हिस्ट्री, physical examination and sometimes blood test, doctor cannot identify the specific trigger or underlying mechanism causing the hives in the majority of chronic urticaria cases। समझ में आ रहा है? तो उसका कुल मिलकर के जो ये सारांश निकला है कि इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, अननोन ओरिजिन। ठीक है, मतलब रोग अगर हुआ है तो क्यों हुआ है हमें पता नहीं है, उस केस में इडियोपैथी। सो इसका की पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है? सिग्निफाइज दैट द कॉज इज अननोन। सिंपली आपको इतना ही समझना है। नाउ ऑर्टिकरिया, ऑर्टिकरिया का मतलब क्या होता है? ऑर्टिकरिया द मेडिकल टर्म फॉर हाइव्स। ठीक है, मेडिकल टर्म में ऑर्टिकरिया को क्या बोला जाता है? हाइव्स। आम बोलचाल भाषा में हम हाइव्स यूज करते हैं, लेकिन मेडिकल में इसी चीज़ को मतलब फार्मासिस्ट डॉक्टर किस लैंग्वेज में बात करते हैं? ऑर्टिकरिया। वो देखना कभी हाइव्स नहीं कहेंगे, ठीक है, ऑर्टिकरिया कहेंगे। कोई अगर कहता होगा मतलब जो हाइव्स के साथ एक्वेंटेड है वो हाइव्स बोलेगा, जो ऑर्टिकरिया के साथ एक्वेंटेड है वो ऑर्टिकरिया बोलेगा। ठीक है, इट रेफर्स टू ए स्किन रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय व्हेल्स का मतलब क्या होता है? रेज्ड, मतलब बढ़ा हुआ। ठीक है, बड़ा ही जीवा। रेड, पिंक, फ्लेश कलर्ड बम्प माने जो उभरा हुआ होता है। ठीक है, वेल्ट्स ऑन द स्किन, दीज आर ऑफन सराउंडेड बाय ए रेड फ्लेयर, मतलब फ्लेयर रेस्पॉन्स इसे बोला जाता है। रेड फ्लेयर मतलब उसके चारों तरफ एक रेड सा एक बन जाएगा। ठीक है, ये मैं आगे समझाऊंगा रेड फ्लेयर क्या होता है। ठीक है, इसे फ्लेयर रेस्पॉन्स भी बोला जाता है। एंड कैन बी इंटेंसली इच्ची, हमेशा याद रखो व्हेल्स जो होता है वो इच्ची करेगा, मतलब कुंडेई है वह। ठीक है, कुंडेई वह। ठीक है, दे कैन वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। ठीक है, दे कैन वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप, मतलब इसका जो साइज एंड शेप होता है वो जनरली वेरी करता है। एंड ऑफन चेंजेस शेप, इसका आकृति भी क्या होता है? बदलता है। और मर्ज टुगेदर, साइज शेप क्या होता है? कभी कभी मर्ज भी हो जाता है। एंड डिसअपियर विद इन 24 आवर ओनली टू रीअपियर एल्सव्हेयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये 24 घंटे के अंदर क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। एंड डिसअपियर किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो किसी और जगह में रीअपियर होगा, मतलब फिर से दिखेगा। ये कहानी भी होता है व्हेल्स के अंदर। नाउ एक होता है एंजियोइडिमा। ठीक है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ ऑर्टिकरिया। ठीक है, ऑर्टिकरिया मतलब हाइव्स, ऑर्टिकरिया को हाइव्स बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा ऑर्टिकरिया का अदर नेम क्या होता है? हाइव्स होता है, याद रखो। एंड यहाँ पर ऑर्टिकरिया कैसे होगा? इट रेफर्स टू ए स्किन रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ऑर्टिकरिया क्या होता है? एक प्रकार का स्किन में रिएक्शन को बोला जाता है ऑर्टिकरिया। एंड ये ऑर्टिकरिया का लक्षण क्या होगा? व्हेल्स होगा। एंड व्हेल्स कैसे होगा इसका वर्णन हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू एंजियोइडिमा। ठीक है, तो ऑफन एसोसिएटेड विथ ऑर्टिकरिया, मतलब एंजियोइडिमा में क्या होगा? ऑर्टिकरिया भी आपका आएगा, मतलब हाइव्स आपका आ जाएगा।
दिस इन्वॉल्व्स डीपर स्वेलिंग इन द स्किन, मतलब स्किन अंदर से फूला हुआ आपको देखने को मिलेगा। कॉमनली अराउंड द आई, आपके आँखों के चारों तरफ होगा। लिप्स आपका ओठों में होगा। हैंड आपके हाथों में होगा। फीट में भी हो सकता है। आपके जेनाइटल ऑर्गन में होगा, जैसे पेनिस, वाजाइना, इसके चारों तरफ। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द टोंग, आपके जीभ में हो सकता है। थ्रोट आपके गले में भी हो सकता है। इंटेस्टाइन आपके इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। तो एंजियोइडिमा इज ऑफन लेस इची, यहाँ पर कुंडेइवा नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड मोर कैरेक्टराइज्ड बाय बॉर्निंग, तो इसमें बॉर्निंग हमें मिलेगा। पोड़ा जड़ा जैसे सेंसेशन होता है ना, तो वो बॉर्निंग सेंसेशन आपको दिखेगा। पेन आपको दर्द महसूस होगा। टाइटनेस आपको टाइटनेस फील होगा। स्वेलिंग लास्ट लॉन्गर दैन व्हेल्स, सो स्वेलिंग लास्ट लॉन्गर दैन व्हेल्स, व्हेल के अपेक्षा ये ज़्यादा समय तक हो सकता है। मतलब कितना, अराउंड आपका 72 आवर, अप टू 72 आवर। आपका व्हेल्स कब तक रहता था, 24 आवर, मतलब एक दिन। तो ये उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। नाउ इसका मेकानिज्म क्या होता है, ऑर्टिकारिया ऑकर्स व्हेन द मास्ट सेल इन द स्किन, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा इन्फ्लामेटरी केमिकल लाइक आपका जो हिस्टामिन, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम को ये रिलीज कर देगा। एंड जैसे ही आपके स्किन में जो मास्ट सेल प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं, एक इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज करते हैं, जिस इन्फ्लामेटरी केमिकल को बोला जाता है हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन अब ब्लड में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। जैसे ही ब्लड के साथ ये मिक्स हो जाएगा, और ये कहाँ कहाँ पर जाएगा, ब्लड स्ट्रीम को तो जाएगा, उसके बाद सराउंडिंग टिश्यू को भी ये हिस्टामिन चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस कॉज ब्लड वेसल टू लीक, ब्लड वेसल टू लीक फ्लूइड, तो ब्लड वेसल क्या करेगा, फ्लूइड को लीक कर देगा इनटू द स्किन, तो स्किन में लीक हो जाएगा। सो कॉजिंग व्हेल्स, तो ये इसी कारण से फूला हुआ देखने को मिलता है। एंड डीपर टिश्यू कॉजिंग एंजियोइडिमा, डीपर टिश्यू में क्या होता है, एंजियोइडिमा कॉज करता है। लीडिंग टू स्वेलिंग, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग मतलब फूला हुआ, रेडनेस मतलब लाल लाल देखने को मिलेगा, इचिंग मतलब कुंडेइवा। नाउ की पॉइंट्स क्या होता है, द कोर कंडीशन, द प्रेजेंस ऑफ हाइव्स एंड ऑफन एसोसिएटेड विथ एंजियोइडिमा। सो पुटिंग ऑल इट टुगेदर क्या होता है, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया, इसको बोला जाता है CIU, क्रोनिक इडियोपैथिक ऑर्टिकारिया। सो लॉन्ग लास्टिंग हाइव्स देखने को मिलेगा। एंड ऑफन डिफेयर स्वेलिंग मतलब अंदर से बहुत फूला हुआ मिलेगा। वेयर द अंडरलाइंग कॉज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशन, मैंने यही बोला था, कितना भी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर दो, कितना भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर दो, अगर रोग का, अगर डिजीज़ का कॉज हमें पता नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम इडियोपैथिक यूज़ करते हैं। एंड ऑर्टिकारिया को आपको क्या बोला जाता है, ऑर्टिकारिया मतलब हाइव्स, ठीक है। सो ये होता है। नाउ और एक यहाँ पर बहुत सारे टर्म होता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि हाइव्स, वेल्ट, ऑर्टिकारिया ऑल रेफर्स टू द सेम कोर स्किन रिएक्शन। हाइव्स एंड ऑर्टिकारिया ये तो हमें पता है सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट है। सो क्या क्या डिफरेंट है वो सिर्फ हम यहाँ पर देखेंगे। सो हाइव्स को पहले देखेंगे। द कॉमन एवरीडे वर्ड, दिस इज द टर्म मोस्ट पीपल यूज्ड इन एवरीडे। सो ठीक है, ये अधिकांश लोगों के भाषा में हाइव्स बोला जाता है। वेल्ट क्या होता है, वेल्ट जनरली होता है एक डिस्क्रिप्टिव सिनोनिम फॉर ए सिंगल बॉम्ब, मतलब बहुत सारे चीज़ें होगा जब हाइव्स होगा, तो उनमें से कोई एक होगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके हो रहा है, तो ये सिंगल को बोला जाएगा वेल्ट, ठीक है। ए डिस्क्रिप्टिव सिनोनिम फॉर ए सिंगल बॉम्ब ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ द हाइव्स, but it can sometimes describe the raised mark from an injury
इंजुरी से जो रेज्ड मार्क होता है लाइक ए व्हीफ, है ना, एज वेल, ठीक है। नाउ अर्टिकारिया क्या होता है? द फॉर्मल मेडिकल टर्म, दिस इज द वर्ड डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट यूज, इट इज द ऑफिशियल नेम फॉर द कंडीशन, ठीक है। द मोस्ट प्रिसाइज मेडिकल टर्म फॉर सिंगल बम्प इज हुएल, ठीक है। द मोस्ट प्रिसाइज मेडिकल टर्म फॉर सिंगल बॉम्ब, सिंगल बॉम्ब को हम क्या कहते हैं? हुएल कहते हैं। सिंगल बॉम्ब को आप यहाँ पर भी देखो, सिंगल बॉम्ब को हम क्या कहते हैं? वेल्ट भी कहते हैं। लेकिन वेल्ट यूज करने से ज़्यादा अच्छा क्या है? हुएल यूज करो, हुएल, ठीक है। सो यू कुड से द पेशेंट हैज अर्टिकारिया, द पेशेंट हैज अर्टिकारिया, मतलब ये एक कंडीशन को समझा रहा है। सो लुक एट ऑल दिज हुएल ऑन हर हार्म, ठीक है। अर्टिकारिया क्या है? अर्टिकारिया एक कंडीशन है। तो अर्टिकारिया अगर किसी को हुआ है तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे ऐसे हुएल होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हुएल होगा। ये रेज भी है और बॉम्ब भी है, ठीक है, दो इंडिविजुअल बॉम्ब। तो मान लीजिए ये टोटली हो गया आपका अर्टिकारिया, ठीक है, ऐसे अगर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँगा तो ये हो जाएगा आपका हुएल, ये भी हो जाएगा आपका हुएल, ये भी हो जाएगा हुएल। जब हम इंडिविजुअल वाइज बात करेंगे तब हुएल कहा जाएगा। लेकिन जब हम ये पूरे की बात करेंगे, मान लीजिए ये आपका हैंड है, ये पूरे की अगर हम बात करेंगे इसको हम कहेंगे अर्टिकारिया। समझ में आ रहा है डिफरेंस? बट इन एवरीडे लाइफ सेइंग हाइव्स एंड वेल्स is perfectly understood to mean the same things. So यहाँ पर अब कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, और कुछ चीज़ आपको जानना है, जैसे कि ए हुएल इज़ द प्राइमरी मेडिकल टर्म for the individual hive or welt that appear on the skin during an episode of urticaria. So urticaria is the overall condition or disease, the entire episode of hives. A whale is a single specific lesion or bump that appears as part of that condition, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है। सो डिटेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए व्हील क्या होता है? ए व्हील हैज 3 क्लासिक फीचर। एक व्हील के पास 3 क्लासिक फीचर होता है, ठीक है, फीचर होता है। एंड इसी 3 क्लासिक फीचर के कारण व्हील को क्या बोला जाता है? ट्रिपल रेस्पॉन्सेस भी बोला जाता है। पहला क्या होता है? ए सेंट्रल सोलन एरिया, ठीक है, मतलब जो सेंट्रल होगा वो ज़्यादा आपको फूला हुआ मिलेगा, ठीक है। It is the raised bumpy and puffy area on the skin. You can feel it when you run your finger over it. अगर वहाँ पर आप अपना फिंगर ऐसे टच करोगे ना तो आपको अच्छा खासा पता चलेगा, ठीक है। रेडनेस को क्या बोला जाता है? ये स्किन रिएक्शन में एरिथेमा बोला जाता है, ठीक है। रेडनेस को एरिथेमा बोला जाता है। द सोलेन एरिया इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सराउंडेड बाई ए रेड और पिंक फ्लेयर, ठीक है, पिंक फ्लेयर, तो उसे बोला जाता है एरिथेमा या रेडनेस। तीसरा होता है इचिंग या प्रूरिटस, ठीक है, प्रूरिटस। तो व्हेल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इंटेंसली इची, मतलब बहुत ज़्यादा आपको इची महसूस होगा। कुंडेई कांडेई जिते सब होची माने होतुव सेटा आपनको पूरा फील हम। समटाइम्स दे कैन ऑल्सो बर्न और स्टिंग, कभी कभी ये मतलब जैसे लगेगा कोई चीज़ पुड़ रहा है, कोई चीज़ जलन हो रहा है, ऐसे आपको महसूस होगा, ठीक है। की बिहेवियर ऑफ व्हेल्स, ठीक है, इसका वेरिएबल साइज होता है, शेप होता है। दे कैन बी एज स्मॉल एज ए पेंसिल इरेजर और लार्ज एनफ टू कनेक्ट एंड फॉर्म जियांट
मैप लाइक पैचेस ऑन द स्किन, ठीक है। जैसे हमारे जो मैप होता है, मान लीजिए भारत का मैप है, तो यहाँ पर बहुत सारे पैच होता है, जैसे ये है जम्मू कश्मीर, ये उड़ीसा, ये आपका मुंबई, तो ऐसे पैच होता है। तो स्किन में ऐसे मैप जैसा आपको पैच देखने को मिलेगा। एंड ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसीलिए वेरिएबल साइज एंड शेप होता है व्हेल्स का। देन ट्रांजिएंट नेचर होता है, मतलब दिस इज ए क्रूशियल डिफाइनिंग फीचर, एन इंडिविजुअल व्हेल विल टिपिकली फेड अवे within 24 hours without leaving any bruising or scars. However, new whales may appear on other part of the body as the old one disappear. तो यही सेम चीज़ बोल रहा है कि मतलब जब ओल्ड वन जब डिसअपियर होगा तो नए वाला फिर से आ जाएगा, ठीक है। एंड वो 24 घंटा जनरली लगता है, ठीक है। तो ये अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने और एक क्वेश्चन पूछा है कि हाइव्स एंड वेल्ट क्या ये दोनों सेम है या अलग है, तो दोनों सेम है एवरीडे लैंग्वेज के हिसाब से। बट हाइव्स एंड वेल्ट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली टू डिस्क्राइब द सेम थिंग, हाउएवर देयर कैन बी ए वेरी स्लाइटली नुएंस इन हाउ दे आर यूज्ड, स्पेशली इन ए मेडिकल कॉन्टेक्स्ट। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, हाइव्स इज़ द मोस्ट कॉमन टर्म फॉर ए सोलेन इची बॉम्ब्स दैट अपीयर ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन और ऑर्टिकरिया। आपको ऑर्टिकरिया कब होता है, जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड वेल्ट इज ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विथ हाइव्स, बट इट कैन समटाइम्स इम्प्लाई स्लाइटली मोर रेज्ड और प्रोनाउंस्ड बॉम्ब, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन वर्ड आउटसाइड ऑफ अ मेडिसिन, ठीक है। मतलब ये दोनों अलग है लेकिन इसे इंटरचेंजेबली यूज करा जाता है। हाइव्स कब बोला जाएगा, हाइव्स मतलब होता है बहुत सारे, एंड वेल्ट जनरली किसको बोला जाएगा, सिंगल, ठीक है। वेल्ट मतलब सिंगल, एंड वेल्ट वर्ड यूज करने से बेहतर होगा आप वेल यूज करो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, सराउंडिंग रेडनेस को एरिथमा बोला जाता है, इचिंग को प्रूरिटस बोला जाता है, तो ये तो हमने पढ़ा है। सो कॉमन टर्म में हाइव यूज करा जाता है, स्लाइटली मोर फॉर्मल में वेल्ट यूज करा जाता है, एंड मोर प्रोफेशनल वर्ड आपका वेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। इसको कैसे हम कर सकते हैं, ओके, इसका फोटो ही नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर इसे समझ सकते हो, हमने नेट से कुछ लिया है, ठीक है। मैं बात कर रहा था क्या, व्हेल की बात कर रहा, व्हेल की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो फुला हुआ जो एरिया है, ये आपका एक हैंड है, ये आपका हैंड है। एलर्जिक रिएक्शन होने से क्या हो रहा है, ये देखो, ये एरिया, जितने एरिया को मैं कवर कर रहा हूँ, ये थोड़ा फुला हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्यों फुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्किन में जो मास्ट सेल प्रेजेंट होता है वो हिस्टामिन रिलीज करता है, एंड हिस्टामिन ब्लड में जाता है तो ब्लड में लीक करता है, एंड सराउंडिंग टिश्यू में हिस्टामिन डिपॉजिट हो जाता है, तो इसके कारण ये फूल जाता है, ठीक है। ये जो फुला हुआ एरिया है इसे बोला जाता है सेंट्रल एरिया, ठीक है। सेंट्रल एरिया इसे बोला जाएगा, एंड इसी सेंट्रल एरिया को क्या बोला जाएगा, वेल बोला जाएगा। इसे वेल्ट भी बोला जाता है, लेकिन वेल्ट से ज़्यादा अच्छा ये है, वेल बोलो, ठीक है। एंड ये एक सिंगल होता है, ठीक है। एंड इसके चारों तरफ देखो, ये जो डॉटेड लाइन में मैं मार्क कर रहा हूँ, दीज डॉटेड लाइन मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दीज आर रेडनेस एरिया। यहाँ पर एक फ्लेयर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला जितने एरिया में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर फ्लेयर, इसी फ्लेयर को बोला जाता है एरिथेमा। इसी फ्लेयर को क्या बोला जाता है, एरिथेमा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्किन व्हेल हो रहा है, स्किन में फ्लेयर पड़ रहा है,
इसे बोला जाता है एरिथमा। बहुत सारे ऐसे हैं, ये देखो ये होयल बोला जाएगा, इसके चारों तरफ ये जो एरिया है ये एरिथमा बोला जाएगा। ये देखो बम्प हो रहा है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका इमेज। सो आई होप अभी आप, एंड इसी केस में इस टाइप के जो केस आता है, इसी केस को क्या बोला जाता है, क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकरिया। तो जब भी पेशेंट आपके पास आएगा, अभी आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि ये हिस्टामिन का करामती है। एंड हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या है, लेवोसेट्रिजिन, ठीक है लेवोसेट्रिजिन। तो क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकरिया क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इस तरीके से जो पढ़ाई होता है, क्या आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि हम अपनी तरफ से जो चेंजेस करना है करेंगे। लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पर्सनली अगर पूछोगे, मैं इस तरीके से पढ़ाई बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मतलब पढ़ रहा था, मैं हमेशा चाह रहा था इसी तरह से इंटीग्रेटेड स्टडी करना, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्टडी मतलब मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे, उसका कंडीशन देखेंगे, उसका हर एक वार्ड बाय वार्ड, ठीक है, वार्ड बाय वार्ड हम समझेंगे, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ आपको याद होगा। मुझे बताओ, अगर आपको कोई क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकरिया क्या होता है, अगर आपको अभी कोई पूछेगा, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? सीधा बताओगे क्रोनिक मतलब 6 वीक से ज़्यादा होगा। इडियोपैथिक का मतलब क्या हो जाएगा, अननोन। अर्टिकरिया का मतलब क्या होता है, हाइव्स, बस ख़त्म। कैसे होता है, ये कंडीशन दिखाया। कैसे होता है मतलब अगर आप समझना चाहते हो कैसे होता है, तो भाई ऐसे होता है, हुएल्स हो जाएगा, रेडनेस को क्या बोला जाता है, एरिथमा। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म, बहुत सारे मेडिकल में जो टर्म यूज होता है, आपने कहीं ना कहीं आज जाना है। एंड अगर आपने यहाँ तक अंत तक वीडियो देखा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप एक दिन महान अवश्य बनेंगे, एक दिन अवश्य बनेंगे। क्योंकि इसी प्रकार की जो पढ़ाई होता है ना, इसी प्रकार का पढ़ाई हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं किया है, कभी नहीं। मैं पूरा नो मारता हूँ, कभी नहीं किया है भाई। इतना वार्ड आपको कौन समझाएगा, वार्ड बाय वार्ड, लाइन बाय लाइन, कौन समझाएगा यार? किसी के पास इतना समय होता है जो आपके साथ इतना मतलब एक वार्ड। देखो, हमने आज ज़्यादा भी कुछ नहीं लिया है, हमने आज का जो डिस्कशन रखा है वो क्या रखा है, लेवोसेट्रिजिन का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो एक ही तो कंडीशन के बारे में आज डिस्कशन किया है, क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकरिया, बस यही डिस्कशन किया है। लेकिन इस डिस्कशन के करने के लिए भाई देखो कितना स्लाइड मैंने बनाया, कितना स्लाइड। आप सिर्फ अगर स्लाइड को अगर देखोगे तो कितना स्लाइड देखो भाई, आप तभी जा कर के समझ पाओगे। 7 स्लाइड, एक वार्ड के लिए 7 स्लाइड, और वो भी यहाँ पर डिटेल मतलब कैसे कैसे हर एक टर्म, हाइव्स एंड वेल्ड बोथ आर सेम और डिफरेंट। तो आपने हर चीज़ को मतलब डिटेल में समझा। व्हाट इज़ वेल क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ करके रखा था। हाइव्स, वेल्ट, अर्टिकरिया ऑल आर सेम और डिफरेंट, ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्या क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकरिया, आई वांट ऑल वर्ड मीनिंग सेपरेटली इन डिटेल, ये आपने समझा। भाई डिटेल टू डिटेल, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इतना फोकसिव स्टडी शायद किसी ने करा होगा।
शायद अगर आपने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अगर पूरा एंड तक इस वीडियो को देखा है ना, आप कम से कम फार्मेसी प्रोफेशन में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फार्मेसी प्रोफेशन में कभी पीछे नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। एंड कभी आप सीनियर के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको खुद पता चलेगा जब ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा, सिर्फ आप थोड़ा क्या करना, क्लिनिकल एक्सपोजर कर देना, थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर, खुद समझ जाओगे। डोज क्या है, डोज 5 mg देना है, ओडी देना है, इवनिंग में देना है, बस कहानी ख़त्म। संध्या में देना है, ओडी में, ओडी मतलब दिन में एक बार 5 mg देना है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल हो जाएगा, बस कहानी ख़त्म। लेकिन बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ, देखो ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन मतलब प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होता है, जैसे एलर्जन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो ये तो आप किसी को रेकमेंड नहीं कर पाओगे, तो हमेशा आप डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहोगे। एंड होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना पावर नहीं कि हम मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करें, ठीक है। लेकिन इतना ज्ञान पाने के बाद अब आपके पास पता है कौन सा ज्ञान रह गया, सिर्फ जितने भी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसके ऊपर आपको नॉलेज रखना है। अगर वो कमांड आपने हासिल कर लिया तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दूसरा क्या होता है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड उसका बाद पैथोफिजियोलॉजी, मतलब क्यों होता है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है, एलर्जन क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, आज के वीडियो को। एंड मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसे ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, डीप नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।